गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में केमिस्ट्री के क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर से आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन की बात की थी। तो आज नेक्स्ट वीडियो में मैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी इन सब की बात करूँगा और इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या चीज़ है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के होते हैं तो उसको हम उतनी उसकी मोलैरिटी कह देते हैं। और मोलैलिटी हम किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना, मोलैरिटी और मोलैलिटी में इतना सा डिफरेंस है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम का यूज हम करेंगे और मोलैलिटी में हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट का वेट कितना है। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वेट 1 kg में चेक करते हैं मोलैलिटी की कंडीशन में। 1 kg सॉल्यूशन सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और मोलैरिटी में 1 लीटर में हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस करेंगे स्टार्ट से मोलैरिटी से, तो मोलैरिटी ध्यान से देखना। तो जैसा कि हम मोलैरिटी की बात करते हैं, तो सपोज 400 ग्राम NaOH 5000 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने आपको मोलैरिटी के लिए एक इक्वेशन बताई थी कि M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/V, जिसमें WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सपोज आपके पास न्यूमेरिकल है कि 400 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो सबसे पहले आप इसमें चेक करिए 400 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स WB की वैल्यू आपको गिवन है। तो 400 ग्राम ऑफ NaOH में WB की वैल्यू है आपके पास 400 ग्राम प्रेजेंट इन 5000 ml of the solution. It means volume of the solution is given. तो V equal to 5000 ml। ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में जब भी आपके पास वॉल्यूम ml में होगा तभी आप 1000 लिखेंगे। अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में है तो उस कंडीशन पे आप 1/V लिखोगे, 1000 नहीं लिखोगे यहाँ पे। तो मैंने फॉर्मूले का यूज किया, तो M इक्वल टू WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको 400 ग्राम NaOH है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट MB। तो मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का मास होता है 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 इंटू 1000/V। V आपको गिवन है 5000 ml, तो यहाँ V की जगह पे आप 5000 लिख देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 2, और आप कैपिटल M लिख देते हैं मोलैरिटी के लिए। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2 मोलर का ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास। मोलैरिटी की जो यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी की यूनिट है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। तो देखो अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलैरिटी में होता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसमें आप बोलेंगे पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो जैसे आपको मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया, सेम वैसे ही आपके पास मोलैलिटी का भी फॉर्मूला है। मोलैलिटी में है WB/MB, मोलैरिटी में भी सेम था, इंटू 1000/WA। तो मोलैरिटी में WA की जगह पे V था और मोलैलिटी में WA आ जाएगा V की जगह पे, क्योंकि इसमें आप वेट ऑफ द सॉल्वेंट का यूज करेंगे, वॉल्यूम का यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विच इज़ द बेटर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन,
ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में, मोलैलिटी इज़ द बेटर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखो मोलैलिटी की कंडीशन में डब्ल्यू ए मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं। एंड वेट डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा। लेकिन मोलैरिटी की कंडीशन में हम वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं, और वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। आपने 11th क्लास में पढ़ा है चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आंसर में वेरिएशन आएगा। जबकि मोलैलिटी की कंडीशन में टेम्परेचर के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए मोलैलिटी गिव्स बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू मोलैलिटी। नेक्स्ट मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मोलैलिटी का। सपोज आपके पास ये न्यूमेरिकल है 23 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है उसको लिख दो। तो मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो चीज़ें सबसे पहले लिख लो। 23 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, तो WB इज इक्वल टू 23 ग्राम। फिर नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैं हमेशा ए सब्सक्रिप्ट का यूज़ करूँगा और सॉल्यूट के लिए हमेशा बी सब्सक्रिप्ट का यूज़ करूँगा। तो आप समझ जाना कि कौन सा सॉल्यूट के लिए है और कौन सा सॉल्वेंट के लिए है। तो ये है आपके पास 75 ग्राम। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप हमेशा लिखो फार्मूला। तो फार्मूला है मोलैलिटी का WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। वैल्यूज़ पुट कर दो। तो WB है 23, MB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ इथेनोइक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। तो MB की जगह पे आप लिख देंगे 60 इंटू 1000 अपॉन WA, और WA आपको गिवन है 75 ग्राम। तो 75 यहाँ लिख दो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.11 स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 5.11 m मीन्स मोलल। तो जब भी आप मोलैरिटी की बात करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल में मोलर लिखा होगा तो समझ जाना मोलैरिटी है, और कई बार मोलल लिखा होगा तो समझ जाना मोलैलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो मोलैरिटी की यूनिट थी मोल पर लीटर, क्योंकि हम पर लीटर पे चेक करते थे, और मोलैलिटी की यूनिट है मोल पर केजी, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। मोलैरिटी और मोलैलिटी आपकी समझ में आ गया होगा। इन दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है कि मोलैरिटी में हम पर लीटर में चेक करते हैं, और मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स हम पर 1000 ग्राम और पर केजी में हम चेक करते हैं। फिर है नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी की तरह बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपके पास मोलैरिटी था। तो नॉर्मेलिटी में डेफिनेशन सबसे पहले देख लो। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे आपके पास मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कि ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय ए मॉलिक्यूल। हमेशा मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर दो कि उस मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन या तो लॉस किए हैं या फिर गेन किए हैं। अब सिंपली जैसे भी आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, तो जैसे NaOH का आ जाएगा या H2SO4 का आ गया, एक सिंपल ट्रिक ये भी है, आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ H+ आयंस
और नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स, कि जितने भी उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होंगे या फिर H प्लस आयन जितने भी वो प्रोड्यूस करता है उससे आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बात करूं कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 और इसका इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो H2SO4 का जब भी ब्रेक डाउन होगा तो 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो आपको किससे डिवाइड करना है, जितने भी H प्लस आयन कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उससे आप डिवाइड कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 49, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 49। सेम ऐसे ही अगर सपोज मैं HCl की बात करता हूँ तो HCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया 36.5 और इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं 1, तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, कि जितने भी उसमें H प्लस आयन्स होंगे या फिर OH माइनस आयन होंगे उससे आपने उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से आप उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ नॉर्मेलिटी का, कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M N। इस नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही मैं बना रहा हूँ जैसे पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए मैंने आपको बताया। तो मोलैरिटी में क्या था WB/MB, नॉर्मेलिटी की कंडीशन में आपने लिखना है WB/ ग्राम इक्विवेलेंट, मीन्स इक्विवेलेंट मास भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी उसका इक्विवेलेंट मास होगा वो आप यहाँ लिख देंगे इंटू 1000/V वॉल्यूम, जैसे मोलैरिटी में था। अब सपोज आपके पास ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हम कैसे लिखेंगे WB, गिवन है 49 ग्राम, प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन, तो वॉल्यूम इक्वल टू 5 लीटर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप लीटर में लेंगे तो 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 लिखोगे, और जब अगर ml में लिखोगे तो 5 लीटर को आप ml में कन्वर्ट कर दो 5000 ml, तो यहाँ पे आप 5000 लिख देंगे। फिर तो नॉर्मेलिटी निकालो इस सॉल्यूशन की, तो WB वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, तो 49 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, जितने भी H होंगे उससे उसको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 49 इंटू 1000, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1000 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा फिर 5000, जीरो से कैंसिल हो गया, 49 से 49 कैंसिल, तो इसकी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी 0.2 नॉर्मल। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये 3 चीज़ें अभी आपको मैंने बताई। कई बार क्वेश्चन आ जाता पेपर में कि आपको मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय ए मॉलिक्यूल। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपने उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जैसे अभी ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल था, इसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है 0.2 नॉर्मल है, और इसकी अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि मोलैरिटी कितनी होगी, तो नॉर्मेलिटी की जगह पे आप लिख देंगे 0.2, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन कितने हो गए थे इसमें 2, तो इंटू 2, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर का ये सॉल्यूशन होगा। यही सॉल्यूशन कितने मोलर का है 1।
अगर सपोज आपको जैसे मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर का सॉल्यूशन एग्जाम में आपको गिवन है, उसकी आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करो और 0.1 मोलैरिटी की जगह लिख देंगे इनटू जितने भी H प्लस या OH हैं मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो 2 इंटू 0.1 0.2 उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोलैरिटी इक्वेशन। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या है? मोलैरिटी इक्वेशन है M1V1 इक्वल टू M2V2। इसका यूज आप कहाँ पे करेंगे? जो अभी मैंने आपको पहले मोलैरिटी की एक इक्वेशन बताई थी M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/V, उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे और इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो इस इक्वेशन का यूज आप तब करते हैं जब आपके पास कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है। सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ है और इसकी मोलैरिटी है 5 मोलर का सॉल्यूशन है मेरे पास, और ये है आपके पास 200 ml का सॉल्यूशन है। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपको 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, इससे कि आपको कोई सॉल्यूशन आपके पास है जिसकी मोलैरिटी 5 है और वो आपके पास 200 ml है, और इससे आपको प्रिपेयर करना है 2 मोलर का सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास गिवन है तो उससे हमेशा लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ही बन पाएगा, हायर कंसंट्रेशन का नहीं बन पाएगा। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे 2 मोलर का इसी सॉल्यूशन से? तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन का। तो जो आपके पास सॉल्यूशन गिवन था 5 मोलर का, तो M1 आपको मोलैरिटी गिवन है स्टार्टिंग की, तो कितना है 5 मोलर। कितना वॉल्यूम है इसका? 200 ml का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 200 ml आप लिख दो। जो आपको प्रिपेयर करना है 2 मोलर का सॉल्यूशन, तो मीन्स जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो M2 आपको कितनी होनी चाहिए? उसकी 2 मोलर की होनी चाहिए, और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना आप इसका वॉल्यूम मेकअप करोगे। तो इस इक्वेशन का यूज कर देंगे। तो M1 है 5 इंटू V1, V1 गिवन है 200 इक्वल टू M2 आपको गिवन है 2 मोलर का बनाना है, और इंटू वॉल्यूम V2 आपने फाइंड आउट करना है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास हो गया 500 ml। तो इसका मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन पहले जो 200 ml था, अगर हम इसको 500 ml का मेकअप कर देंगे इसका वॉल्यूम, मतलब इसको वाटर मिला करके आपने 500 ml कर देना है, तो इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी 2 मोलर का, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2। तो जैसे आपने मोलैरिटी फाइंड आउट की है वैसे ही आप नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट करोगे। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जो हमने मोलैरिटी की पहले इक्वेशन पढ़ी है, नॉर्मेलिटी की पहले इक्वेशन पढ़ी है, वो तब पढ़ी है हमने कि जब आपके पास वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, कोई सॉल्यूशन नहीं बना हुआ है। यहाँ पे इन नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन का यूज आप तब करेंगे जब आपके पास कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है और आपको उससे लोअर कंसंट्रेशन का दूसरा सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है कि जैसे सपोज आपके पास दो क्लासेज हैं A एंड B। एक में A क्लास के 20 स्टूडेंट हैं और B क्लास के 40 स्टूडेंट हैं। इन दोनों स्टूडेंट्स को आपने, इन दोनों क्लास के स्टूडेंट को आपने एक ही रूम में इकट्ठे बिठा दिया, और मैं बात करूँ कि ए का कितना फ्रैक्शन है भाई, जो एक क्लास के स्टूडेंट हैं उनका कितना फ्रैक्शन है, तो आप कैसे निकालते हो कि 20, क्योंकि 20 स्टूडेंट एक क्लास के हैं, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट उस रूम में कितने हैं 60 हैं, तो आपने फाइंड आउट कर दिया, तो 1/3 आ गया आपके पास आंसर। ऐसे ही अगर मैं पूछूं बी क्लास का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? 40/60 इक्वल टू 2/3।
तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर देंगे। तो सेम ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, it is defined as the ratio of, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution। और मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया, आपने दो चीज़ें मिक्स की और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया। होमोजीनियस मिक्सचर मीन सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया। तो सपोज आपके पास a और b को आपने मिक्स किया, जैसे मैंने अभी आपको क्लास बताई कि a और b क्लास के स्टूडेंट हैं, वैसे ही ऐसे ही आपने दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं। और सपोज आपके पास जो a कंपोनेंट था उसके नंबर ऑफ मोल्स 20 हैं और बी के नंबर ऑफ मोल्स 40 हैं। तो आप ए का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे इस ऊपर वाले को इसमें हमने सॉल्व किया, वैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे। तो सपोज आपके पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी भी निकाल सकते हो। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। अगर मैं बात करूँ कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितने भी कंपोनेंट आप मिक्स कर देंगे, उनका अगर आप फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे और उनका सम करोगे तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन, सपोज आपके पास जो सॉल्यूशन था उसमें ए और बी ही कंपोनेंट हैं, तो उनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के ही इक्वल होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि सपोज अगर मैं इसी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे दूं और इन दोनों का सम करूं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एल्शियम ले लो तो एल्शियम आ गया एन ए प्लस एन बी और इधर से ये आ जाएगा आपके पास एन बी प्लस एन ए। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा जो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी पे बेस्ड होंगे और मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड होंगे। तो सपोज मैं इस न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। जैसे ये न्यूमेरिकल है आपके पास, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। तो व्हाट शुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा, डेंसिटी आपको गिवन होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डेंसिटी वाला क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से देखना कि डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल थे, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फार्मूला यूज करके सिंपली आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का आपको गिवन है, मीन्स सॉल्यूट आपके पास ग्लूकोज है, मॉलिक्यूलर मास 180 है उसका, और उस सॉल्यूशन पे आपके पास लिखा है, ग्लूकोज का सपोज सॉल्यूशन है, इस पे आपके पास लिखा है 10% बाय मास। तो 10% बाय मास का मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो 10% बाय मास मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट मीन्स 100 में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो पूरा सॉल्यूशन है आपके पास वो 100
ग्राम का है और 100 ग्राम में आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 10% ग्लूकोज का आपके पास ये सॉल्यूशन है। और इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी आपके पास गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ मोलैरिटी। तो कैलकुलेशन फॉर मोलैरिटी, कि मोलैरिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB, अभी पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इंटू 1000 अपॉन V। तो आपको गिवन क्या क्या है इसमें, देखो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स WB आपको गिवन है 10 ग्राम है, और मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मीन्स MB आपको गिवन है 180 ग्राम आपको दे रखा है, तो 180 ग्राम ये मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूले में और क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो इसलिए मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी की वैल्यू आप पुट कर दो, 1.2 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कि ये 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, इट मीन्स दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ऐसे ही लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 83.3 ml। इसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा मोलैरिटी। तो WB है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 1000 अपॉन 83.3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.667, और मोलैरिटी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल M। अब सपोज आपको इसी क्वेश्चन का मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में मोलैलिटी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो मोलैलिटी के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला लिखो, M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब देखो WB तो वही है 10 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है 180 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान देना वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वाटर कितना होगा, इसमें वाटर होगा 90 ग्राम, तभी तो ये टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, डिवाइडेड बाय 90। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 0.618 स्मॉल है, मीन्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आगे आपकी समझ में कैसे हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। दोबारा से देख लो कि डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी की हेल्प से मैंने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, वॉल्यूम निकल गया, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिकुलर मास गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही आपने मोलैलिटी अगर निकालनी थी तो मोलैलिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम का है, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज था, 90 ग्राम वाटर था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और आंसर आपके पास आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन पे आपको बता रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज आपके पास ये कोई न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन ऑफ 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% इथेनोइक एसिड बाय मास। ये ध्यान देना है आपने हमेशा कि जो चीज़ बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बाय मास भी हो सकता है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो आपको वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है कि कितना फ्रैक्शन है वाटर का इस सॉल्यूशन में, इथेनॉल का कितना है और इथेनोइक एसिड का कितना है। तो सपोज मैं बात करता हूँ कि सपोज हमारे पास टोटल आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है,
और इसमें आपके पास 25% वाटर प्रेजेंट है, मीन्स 25% आपके पास H2O है, 25% आपके पास इथेनॉल है C2H5OH, और 50% आपके पास इथेनोइक एसिड है। तो 50% इथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH है। अब सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें वाटर कितने ग्राम आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा। 25% में टोटल 100 ग्राम है, तो इट मीन्स कि 25 ग्राम आपके पास वाटर प्रेजेंट है, और 25 ग्राम ही आपके पास इथेनॉल प्रेजेंट है, और 50 ग्राम आपके पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। अब ध्यान देना है आपने कि जब आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा था, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। सबका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपको टोटल करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो कई बार स्टूडेंट 25 अपॉन कर देते हैं, 25 अपॉन टोटल वेट को सम कर देंगे, वो मास परसेंटेज, वो मास फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स सबके फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि मैंने कल भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, कि वेट अपॉन मास। तो वेट आपको गिवन है कितने ग्राम है, 25 ग्राम है। तो 25 अपॉन 18 आप निकाल देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.388। तो ये आपके पास आ गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ऐसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे निकालोगे, वेट ऑफ इथेनॉल, वेट ऑफ इथेनॉल कितना आपके पास 25 ग्राम डिवाइडेड बाय मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल होता है 46। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.543 आपके पास आ जाएगा ये। ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल दोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएंगे 50 ग्राम है टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.833। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप इन सबको सम कर दोगे। 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, तो इनको सबको सम करेंगे तो 2.764 आपके पास आ जाएगा ये। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 1.388 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में 2.764। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.502। सेम ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है 0.54543 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.764 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपके पास 0.198। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल दोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.833 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आप फाइंड आउट कर दोगे 0.302। तो इस तरीके से आपने ये सारे मोल फ्रैक्शन इनके फाइंड आउट कर दिए। वाटर का भी कितना है, इथेनॉल का कितना है और एसिटिक एसिड का कितना है। अगर आप इन सबको सम करोगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं उन फार्मूलों की हेल्प से आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं और डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो ना आए आप पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। इन क्वेश्चंस को फिर मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर ml। तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml। तो आपको ध्यान रखना है कि मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, और वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो इसमें आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। देखो मोलैरिटी निकाल रहे हो तो वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास होगा 1000 ml में, क्योंकि मोलैरिटी हमेशा किस में होती है, 1000 ml में हम चेक करते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे लिख लेंगे आप 1000 ml, और मास ऑफ द सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं इससे, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है तो इससे आप मास निकाल सकते हैं कि मास कितना होगा इसका, और इसके बेस पे आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए, और मास ऑफ सॉल्यूट वाटर है आपके पास, तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि कितना होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 50% बाई वेट या बाई मास। सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले कराया है। डेंसिटी आपको गिवन है, आपको मोलैरिटी भी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, और नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है। नॉर्मेलिटी के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने लिख देना है WB अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन V। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर इन द सिरप। तो आपके पास सॉल्यूट शुगर है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, मीन्स WB आपको गिवन है, और नहीं, ये आपके पास शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स, ये आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, WA की वैल्यू आपको गिवन है, और ये आपके पास WB की वैल्यू गिवन है। इसकी आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर समझ ना आए तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दें, मैं वो आपको सॉल्व करके समझा दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।